हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। हमने लास्ट सेशन में भौतिक विज्ञान या फिजिक्स को समाप्त किया। आज से शुरू हो रही है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान की पृष्ठभूमि को आज हम समझेंगे और हम जानते हैं कि यह पूरा ब्रह्मांड पदार्थ से मिलकर बना है, तो उस प्रक्रिया को समझेंगे क्या है पदार्थ। तो सबसे पहले रसायन विज्ञान का परिचय। तो आज की जो पहली क्लास है वो इंट्रोडक्टरी क्लास है रसायन विज्ञान की। तो आप समझेंगे रसायन विज्ञान को, केमिस्ट्री। अगर हम बात करें रसायन विज्ञान की, तो रसायन विज्ञान रसायनों के अध्ययन से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? रसायनों के अध्ययन से। तो सबसे पहले हम समझेंगे रसायन विज्ञान क्या है। तो केमिस्ट्री जो है वह जुड़ी है, आप समझते हैं ना, रसायन, केमिकल से। तो रसायनों का व्यवस्थित अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान कहलाता है। अगर हम समझें तो रसायन विज्ञान जो शब्द है केमिस्ट्री, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई? तो इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो कीमिया शब्द से हुई है। किससे हुई है? कीमिया से। कीमिया का मतलब होता है काला रंग, और यह शब्द जो आया है काला रंग, यह शब्द निकला है आपका मिस्र से, इजिप्ट। अब जानते हैं मिस्र की राजधानी काहिरा है, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो रसायन विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है किससे हुई है? कीमिया शब्द से, जिसका अर्थ होता है काला रंग। अगर हम इसे समझें तो इसके फादर जनक कौन है? तो आप बताएंगे कीमिया जो शब्द है उससे केमिस्ट्री बनी, और केमिस्ट्री के फादर या जनक कौन है? तो लेवासिए। लेवासिए को रसायन विज्ञान का पितामह या जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिता। रसायन विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं। रसायन विज्ञान को कुछ शाखाओं में बांटा गया है। तो रसायन विज्ञान की जो शाखाएं हैं उनको क्रमवार समझते हैं। पहला, अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अकार्बनिक रसायन क्या होता है? अकार्बनिक रसायन, तो अकार्बनिक रसायन है तत्व की प्रकृति, गुण तथा उनके यौगिकों का अध्ययन। कोई भी एलिमेंट है, उसकी नेचर, उसका बिहेवियर, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके कंपाउंड जो बनते हैं किसके? तत्व के साथ मिलकर, वो हम अध्ययन करते हैं अकार्बनिक रसायन में। दूसरा, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें कार्बन तथा उसके यौगिक का अध्ययन किया जाता है। कार्बन तथा उसके यौगिकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्बनिक रसायन। तीसरा, भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं इसे। और फिजिकल केमिस्ट्री अगर यदि बोलते हैं तो फिजिकल में जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनका अध्ययन हमें क्या कहलाता है? भौतिक रसायन। यानी कि तत्व या पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन। और भौतिक गुण कौन से होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? तो किसी पदार्थ की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, आयतन कितना है, क्षेत्रफल कितना है, दाब लगने पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है,
ताप बढ़ाने पर उसमें कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, तो वह सब अध्ययन क्या कहलाता है, भौतिक रसायन। एक और डिवीजन कर सकते हैं, जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। जैव रसायन, जैव रसायन क्या होता है कि जीवन पर या जीवन की क्रियाओं पर रसायनों का प्रभाव जो होता है का अध्ययन क्या कहलाता है, जैव रसायन। समझिए, आप जब बीमार होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, तो आप क्या करते हैं, दवा का सेवन करते हैं, दवा खाते हैं, मेडिसिन। तो उन दवा का जो प्रभाव है वो शरीर पर किस प्रकार से होता है, उसका अध्ययन जैव रसायन कहलाता है। अभी आपने कोरोना जैसी पेंडेमिक महामारी को देखा, एक भयावह बीमारी थी जिसने हर किसी के जीवन को किसी न किसी रूप में छुआ है, और आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी समस्याएं आपको देखने को मिली उस दौर में, जब तक उसकी वैक्सीन का निर्माण न हो गया। वैक्सीन का निर्माण अगर देखें तो वह क्या था, वह रसायनों का ही एक प्रयोग था, और रसायनों का जो प्रयोग था, तो जो मेडिसिन बनती हैं या वैक्सीन बनती हैं वो जैव रसायन का ही हिस्सा है। और यह जो जैव रसायन का हिस्सा है उनका निर्माण, तो एक हिस्सा यह भी है कि मानव शरीर पर जब ये रसायन जाते हैं या मानव शरीर में यह रसायन जब पहुंचते हैं तो उनका क्या प्रभाव होता है मानव शरीर पर, उसका अध्ययन क्या कहलाता है, जैव रसायन कहलाता है, कि उनको हम किस रूप में समझते हैं। तो यह क्या है, जीवन पर रसायनों के प्रभाव, रसायनों के प्रभाव का जो अध्ययन है वो क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा जैव रसायन। तो आपने समझा रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति यानी केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया से हुई, और यह शब्द मिस्र से आया है, उसकी मिट्टी से आया है, जिसका मतलब था काला रंग। और इसके जनक यानी कि फादर कौन है, लेवासिए। और अगर शाखाओं की बात करें तो प्रमुख शाखाएं हैं अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन और जैव रसायन, यह प्रमुख शाखाएं हैं। अब हम समझते हैं पदार्थ और पदार्थ की प्रकृति। तो इसी में हमें समझना है पदार्थ की प्रकृति को, नेचर ऑफ मैटर। तो जब हम पदार्थ की प्रकृति की बात करें तो पदार्थ की जो प्रकृति है उसमें हमें समझना होगा कि पदार्थ क्या है। जब तक हमें यह ना पता हो कि पदार्थ क्या है, तब तक हम कैसे समझ सकते हैं उसकी प्रकृति क्या है। पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं और इंग्लिश भाषा में से मैटर कहते हैं। तो पदार्थ क्या होता है, पदार्थ वह है जो स्थान घेरता हो, जिसमें आयतन हो, इसका क्षेत्रफल हो, इसकी लंबाई हो, इसका द्रव्यमान हो, वह क्या कहलाएगा, पदार्थ। पदार्थ क्या है तो बताएंगे, जो स्थान घेरता हो, जिसका भार हो, जिसमें आयतन हो, जिसकी लंबाई हो, ठीक है, क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाता है। तो आप कैसे कहेंगे पदार्थ है, तो पदार्थ आप जैसे समझ सकते हैं, जैसे लोहा। लोहा क्या है, एक पदार्थ है। लोहे का एक भार होता है, लोहे की एक लंबाई होती है। लोहे का अगर हम देखें तो उसे अलग अलग शेप में बदल सकते हैं, आकृति भी होती है। आप देखें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक गैस है जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मिलती है। और अगर इसका देखें तो इसका एक वॉल्यूम हो सकता है, इसका अपना एक भार हो सकता है, और लंबाई तो नहीं कहेंगे क्योंकि गैस को डिफाइन नहीं कर सकते लंबाई में, तो किंतु वह स्थान घेरता है, गैस स्थान घेरती है, भार होता है, आयतन होता है। तो गैस यानी कि नाइट्रोजन क्या होगी, एक पदार्थ होगी। अगर हम एक क्रम देखेंगे किसी भी पदार्थ के बनने का क्या क्रम होता है, तो हम यह जानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड पदार्थ से मिलकर बना है। तो सारा ब्रह्मांड किससे मिलकर बना है, पदार्थ से। पदार्थ किससे मिलकर बने हैं, तो पदार्थ मिले हैं, बने हैं यौगिक यानी कि कंपाउंड से। कंपाउंड किससे मिलकर बने हैं, यौगिक। पदार्थ यौगिक से, यौगिक बने हैं
तत्व से, एलिमेंट्स। तत्व मिलकर बने हैं किससे? तो आप बताएंगे तत्व मिलकर बने हैं अणु से, मॉलिक्यूल्स। अणु किससे मिलकर बने हैं? परमाणु से। और आप बताएंगे परमाणु किससे मिलकर बने, यानी कि एटम से। और एटम मिलकर बने हैं 3 पार्टिकल से, कणों से। पहला प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और आप यह जानते हैं कि यह जो कण हैं इन पर आवेश भी भिन्न भिन्न होता है। आप यह जानते हैं कि प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ठीक है, प्रोटॉन पर +1.6 इंटू 10 की पावर -19 यानी कि 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम आवेश होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस यानी कि ऋणात्मक 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम आवेश होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अगर हम इसके आविष्कार की बात करें, पूछा जाता है इनके आविष्कार के विषय में, तो इनके आविष्कार के लिए एक बड़ा सिंपल सा टर्म है, आपको याद रखना है। देखिए, इनके याद करने के लिए ईंट पग नाच, बहुत सिंपल ट्रिक है। ई का मतलब है, आप बताएंगे इलेक्ट्रॉन, और ट का मतलब है इसके खोजकर्ता। इसके खोजकर्ता आप बताएंगे तो कौन है? जे थॉमसन। कई जगह थॉमसन भी होता है, तो क्या है? जे थॉमसन। प का मतलब है प्रोटॉन और ग यानी खोजकर्ता, तो आप बताएंगे गोल्डस्टीन। ना को समझेंगे तो ना का मतलब है न्यूट्रॉन, और इसके खोजकर्ता जब आप समझेंगे तो कौन है? चैडविक। तो यह न्यूट्रॉन है, यह प्रोटॉन है और यह इलेक्ट्रॉन है। तीनों की खोज आपको पता चल गई, तीनों पर क्या आवेश होता है यह समझ में आ गया। तो सबसे पहले जो हम समझ रहे थे वह था पदार्थ, द्रव्य। द्रव्य क्या होता है? जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जिसमें आयतन होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें लंबाई होती है, पदार्थ कहलाता है। जैसे लोहा, नाइट्रोजन। पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं? तो आप समझिए यौगिक यानी कंपाउंड्स से। कंपाउंड्स किससे मिलकर बने होते? तत्व, एलिमेंट्स से। एलिमेंट्स मिलकर बने होते हैं अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स से। अणु मिलकर बने होते हैं परमाणु से, एटम से। और एटम अपने आप में सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी रिएक्शन की, ये बात याद रखना। किसी भी रिएक्शन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? परमाणु। और परमाणु जो मिलकर बने होते हैं तो 3 कणों से मिलकर बने होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। अगर हम देखें परमाणु की शेप, तो परमाणु की शेप को अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से इसकी शेप होती है। मध्य में होता है नाभिक। क्या होता है? नाभिक, न्यूक्लियस। और नाभिक में 2 कण होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। जबकि इसकी ऑर्बिट्स जो होती हैं, कक्षाएं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं? गति कर रहे होते हैं। क्या कर रहे हैं? गति। इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं? गति। तो अगर हम समझें तो इसका जो नाभिक है उसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश है, न्यूट्रॉन पर उदासीन आवेश है। तो न्यूट्रॉन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा किस पर? नाभिक पर। प्रोटॉन पर क्या है? धनात्मक आवेश है। तो आप पूछे कि परमाणु का नाभिक, न्यूक्लियस कैसा आवेशित होता है, तो आप बताएंगे धनावेशित। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पर धनावेश है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज है नहीं, तो उसकी वैल्यू से हमें कोई मतलब है नहीं। किससे मतलब है? प्रोटॉन से। और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज है? धनात्मक। जबकि इसकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? चक्कर काट रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है? ऋणात्मक। और जितना प्रोटॉन पर चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। और प्रत्येक परमाणु में जितनी संख्या प्रोटॉन की होती है उतनी ही संख्या आप समझते हैं इलेक्ट्रॉन की होती है। और अगर ऐसे होता है
कि प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन है, तो जितना धनावेश है किसी परमाणु पर उतना ही ऋणावेश होगा। तो अगर कुल परमाणु की बात की जाए तो उस पर कैसा आवेश होता है, तो आप बताएंगे उदासीन होता है। कैसे उदासीन होता है? क्योंकि परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है, और प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है, तो धनावेश बराबर क्या हो जाएगा? ऋणावेश। और ऐसी स्थिति में आवेश जो होगा वो क्या होगा? शून्य स्थिति में होगा। तो आप समझिए कि परमाणु जो होता है, तो हम क्या समझ रहे हैं? परमाणु। तो परमाणु को अगर हम समझें तो परमाणु कैसा आवेशित होता है? तो परमाणु पे जो आवेश होता है वह होता है उदासीन, यानी कि शून्य। और यदि परमाणु के नाभिक की जब बात करता है, कहता है कि नाभिक कैसा होता है, तो नाभिक में होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित है, न्यूट्रॉन उदासीन है। तो फिर हम प्रोटॉन को देखेंगे तो प्रोटॉन पर धनावेश है, तो आप बताएंगे कि परमाणु का जो नाभिक होता है वो धनावेशित होता है, पॉजिटिव चार्ज लिए होता है, जबकि परमाणु कुल अगर देखें तो वह उदासीन आवेशित होता है। तो आपके समझ में आया पदार्थ क्या है, यौगिक क्या है। यौगिक को आप समझें, यौगिक कैसे बने। तो अगर आप देख रहे हैं परमाणु, एटम, तो आप यह समझिए कि हम यहां बात कर रहे हैं मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन 1H1, ठीक है, और ऑक्सीजन अगर देखें तो 8O16। तो यहां हमारे क्या है? तत्व कितने हैं? 2। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये क्या है? हाइड्रोजन, और यह है आपका ऑक्सीजन। वैसे होता है 1H2, ठीक है। तो ऑक्सीजन, तो यहां हम समझें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 3 क्या होते हैं? समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1S2, 1S3। 1H1 क्या है? जैसे 3 समस्थानिक हैं और तीनों का अलग अलग प्रयोग है, ठीक है। तो आप बताएंगे पहला 1H1 क्या होता है? प्रोटियम। 1S2 क्या होता है? ड्यूटीरियम। और 1S3 क्या होता है? ट्राइट्रियम। और अगर हम समझें ड्यूटीरियम जो होता है उसे हम भारी जल में प्रयोग करते हैं। जो भारी जल होता है नाभिकीय रिएक्टर में जिसका प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है? भारी जल होता है, और उसके लिए हम 1S2 का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन का। अगर हम समझे तो यहां 2 तत्व है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। जब इसके परमाणु की बात करें तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? तो आप देखें 1, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 1। जब हम ऑक्सीजन की बात करें तो प्रोटॉन कितने होंगे? 8, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 8। और अगर हम 16 में से 8 लेस कर दें, घटा दें, तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या भी मिल जाएगी। तो 16 में से 8 गया तो कितना बचा? 8। न्यूट्रॉन भी कितने होंगे? 8। अब तत्व आपने देख लिए, उनके परमाणु समझ लिए। जब ये रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, ये तत्व रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे? संयोग करेंगे, तो ये बनाएंगे यौगिक। और हाइड्रोजन जब यौगिक बनाएगा तो एक रूप में बनाता है H2, जिसका मतलब है जल, ठीक है। और जल एक अपने आप में क्या है? पदार्थ। देखें जल कैसे अपने आप में पदार्थ है। क्या जल का भार होता है? बिल्कुल होता है। जल का आयतन होता है? बिल्कुल होता है, ठीक है। और स्थान घेरता है? बिल्कुल घेरता है। लंबाई की बात करें तो लंबाई में नहीं नापा जा सकता, द्रव्य है, ठीक है। तो आपने समझा पदार्थ क्या है, यौगिक क्या है, तत्व क्या है, अणु क्या है, परमाणु क्या है। इसको डिटेल में आगे हम समझेंगे। हमारा मुख्य काम था पदार्थ को समझना। पदार्थ क्या है, द्रव्य क्या है, किस प्रकार से बना होता है। तो हमारी समझ में आया कि पदार्थ यौगिकों से बना होता है, यौगिक तत्व से बने होते हैं, तत्व अणु से, अणु परमाणु से। और परमाणु को हमने देखा कि परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर धनावेश, न्यूट्रॉन पर ऋणावेश, न्यूट्रॉन पर उदासीन और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। तीनों को हमने याद किया कि इनके आविष्कार किस प्रकार से हुए, किसने, आविष्कारक कौन है। तो आविष्कार हमने समझा कि ईट पग नाच। तो ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, ट का मतलब जे टॉमसन, प का मतलब प्रोटॉन, ग का मतलब गोल्डस्टीन, ना का मतलब न्यूट्रॉन, चा का मतलब चैडविक, ठीक है। और हमने समझा कि पूरा परमाणु पर कैसा आवेश होता है। तो हमने समझा कि परमाणु जो कुल होता है उस पर आवेश उदासीन होता है, जबकि परमाणु के नाभिक पर जो आवेश होता है वो धनावेशित होता है। उम्मीद है यह आपको समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं पदार्थ की अवस्थाओं को।
अगर हम देखें तो पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स, अगर हम देखें तो अब तक हमने पढ़ा होगा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। आपने 3 पढ़ी होंगी, मगर पदार्थ की कितनी वर्तमान अवस्थाएं? 5 अवस्थाएं। सबसे पहले ठोस, सेकंड द्रव, थर्ड गैस, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। फोर्थ अवस्था है प्लाज्मा, क्या है? प्लाज्मा। और फिफ्थ है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो कितनी अवस्थाएं हैं? 5 अवस्थाएं हैं। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, 5 अवस्थाएं दिखाई देती हैं द्रव की। द्रव में एक बात आपको समझनी है, द्रव, और हम यहाँ द्रव की बात नहीं कर रहे, द्रव्य की बात कर रहे हैं, मैटर यानी पदार्थ। ठीक है, तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? 5। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। आपने यह भी देखा होगा कि पदार्थ की अवस्थाएं बदल भी जाती हैं। कैसे बदल जाती हैं? तो आप जब देखते हैं ठोस, तो आपको बर्फ याद आती है कि ठोस एक बर्फ है। जब हम बर्फ का टेम्परेचर जब बढ़ता है, जब उसका गलनांक बिंदु आता है पास में, तो गलनांक बिंदु के बाद मेल्टिंग पॉइंट जैसे बोलते हैं, वह ताप, गलनांक बिंदु क्या होता है? वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव्य बनना शुरू होता है, गलनांक बिंदु कहलाता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो बर्फ का सामान्यतः मेल्टिंग पॉइंट 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से बर्फ पानी बनना शुरू हो जाती है, तो वो द्रव बनता है। द्रव क्या होता है? बर्फ का बनता है पानी। जब हम पानी के टेम्परेचर को भी बढ़ाते हैं, तो वो गैस रूप में, वाष्प के रूप में, वेपराइजेशन के रूप में आपको दिखाई देता है। तो आप समझें, जल का ताप कितना होता है? जल का ताप कितना होता है जब वो गैस बनता है? तो आप बताएंगे वाष्प के रूप में जब वो होता है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पूछा जाता है पानी कितने ताप पर वाष्प बनना शुरू होता है? तो आप बताएंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, जब यह द्रव्य, तो आपने यह समझा कि बर्फ जिस तापमान पर पानी बनती है उसे बोलते हैं गलनांक बिंदु। क्या बोलते हैं? गलनांक बिंदु। गलनांक बिंदु यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, जिस ताप पर कोई ठोस द्रव बनना शुरू होता है, गलनांक बिंदु। जब कोई पानी यानी कि द्रव क्या बनता है? गैस बनता है, तो वह होता है क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट। पानी का कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो गलनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु, जिससे बर्फ पानी बनी, पानी के बाद वाष्प बनी, और वाष्प को यदि हम ठंडा कर दें, वापस हम वाष्प को ठंडा कर दें, वाष्प को ठंडा करेंगे, भाप को ठंडा करेंगे, तो वो दोबारा क्या बन जाएगा? अगर बनाना चाहे तो ठोस बन सकता है या द्रव भी बन सकता है। तो वह बिंदु जिस पर वह दोबारा क्या बने? ठोस, तो उसको क्या बोलते हैं? हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे वाष्प है, वाष्प को यदि हम ठंडा करें तो वो क्या बनेगी? दोबारा ठोस बन जाएगी। और यह प्रक्रिया अगर हम देखें तो यह स्वतः चलती रहती है। पृथ्वी पर अगर हम देखें तो यह प्रक्रिया स्वतः चलती है। कैसे चलती है आप समझे? सबसे पहले बर्फ देखें। हमें पता है कि हिमालय में जो नदियां निकल कर आ रही हैं वो ग्लेशियर से निकल कर आ रही हैं। ग्लेशियर यानी कि बर्फ पिघलती है तो पानी बनता है, पानी बनता है तो नदियों के रास्ते वह मैदानों में पहुंचता है, वह पानी में बदल गया। वो मैदानों में पहुंचने के बाद जब सूर्य का ताप मैदानों में पड़ता है तो वाष्प बनता है। वाष्प से वह कहां चला जाता है? आसमान में। फिर वह बादल बनता है और वो प्रक्रिया फिर वर्षा के रूप में धरती पर पानी के रूप में दिखाई देती है, और यह प्रक्रिया स्वतः चलती रहती है। तो पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती हैं। ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से वापस ठोस भी बनता है। यह पूरी प्रक्रिया मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा, इनके प्रक्रियाओं के परिवर्तन के कुछ कारण भी हैं, कुछ प्रक्रियाएं भी हैं, वह भी हमें समझनी है। तो ठोस से द्रव का बदलना क्या कहलाएगा? तो आप बताएंगे गलनांक बिंदु पर पिघलती है।
द्रव से गैस का बदलना क्वथनांक कहलाएगा और गैस से वापस ठोस बनना हमारा हिमांक कहलाएगा। आया समझ में? ठीक है, अब हमें कुछ और प्रक्रिया भी समझनी है, जिसमें पहला आप समझेंगे वाष्पीकरण, वेपराइजेशन, जिसको अभी हम समझ चुके हैं। वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण है कि द्रव का गैस बनना। जैसे जल है, जल का अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो वह क्या बन जाएगा? वाष्प, यानी कि गैस बन जाएगा। आप जानते हैं भाप का फॉर्मूला भी H2 होता है और जल का फॉर्मूला भी H2 ही होता है। ठीक है, जल वाष्प। तो जल वाष्प जब बनती है तो वह गैस के रूप में होती है। जल क्या है? द्रव है। यह प्रक्रिया अगर देखें तो क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। इसी प्रक्रिया से जो तालाब है, समुद्र है, उनसे पानी क्या है? अवशोषित होकर बादलों की तरफ जाता है और बादल का निर्माण होता है। यह क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। अगला हम समझेंगे ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। आपको हमने अभी देखा कि ठोस से द्रव बनता है, जैसे बर्फ से पानी बनता है और पानी से वाष्प बनता है। ऐसा कभी देखा कि बर्फ से सीधा आपका गैस बन जाए, वेपर बन जाए? ऐसा संभव दिखता है? नहीं दिखता। किंतु कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जहां सीधे ठोस से क्या होता है? ठोस से सीधे क्या बनता है? गैस बनता है। और गैस जब ठंडी की जाती है तो क्या बनता है बेटा? सीधा ठोस बनता है। तो ठोस का अगर टेम्परेचर बढ़ा जाए तो गैस बन जाएगा, और गैस का टेम्परेचर यदि घटा दिया जाए तो वो सीधे ठोस बनेगा, वो बीच में द्रव नहीं बनेगा। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। ठोस से सीधे गैस बनने की और गैस को ठंडा करने पर सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है, सब्लिमेशन कहलाती है। और अगर इसका उदाहरण आपको समझना हो तो आप समझेंगे कपूर को। कपूर को जब गर्म किया जाता है, कपूर को जब गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। कैसे? कपूर को जब हम गर्म करते हैं तो कपूर एक ठोस पदार्थ है, उसको जब गर्म किया जाता है तो सीधे गैस में बदल जाता है, और गैस को जब ठंडा किया जाता है तो वह वापस क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? वह जो है सीधे गैस बन जाता है। ठोस से सीधा गैस और गैस से सीधा ठोस बन जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया आपकी ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहलाती है। अगला समझेंगे तो आप समझेंगे डिस्टिलेशन, यानी कि आसवन, आसवन विधि। आसवन विधि को आप समझते हैं इत्र में, इत्र की प्रक्रिया। इत्र की प्रक्रिया कैसे है? एक बड़ा सा टैंक होता है जिसमें गुलाब को डाला जाता है और उसको बोलते हैं भट्टी। उसके नीचे हम आग लगाते हैं और टेम्परेचर बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है? वो ठोस धीरे 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 किसमें बदल जाता है? वह भाप में बदलता है। और भाप को जब हम ठंडा करते हैं तो वह किसमें बदल जाता है? द्रव में बदल जाता है। तो यह आसवन क्या है? किसी ठोस का पहले वाष्प में यानी कि गैस में बदलना, और गैस को ठंडा करने पर उसको किस में बदल देना? गैस में बदल देना, वो द्रव में बदल देना। क्या कहलाता है? आसवन विधि। क्या कहलाता है? आसवन विधि। ठोस किस में बदला? गैस में। और गैस किस में बदला? द्रव में। यह समझ में आया? तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी आसवन विधि। आप इसको इत्र में प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसमें प्रयोग करते हैं? इत्र में। इत्र की विधि अगर हम देखें तो हिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि जहांगीर की जो सास थी, मदर इन लॉ थी, अस्मत बेगम, उन्होंने इत्र की विधि का आविष्कार किया था। तो यह जो है आसवन विधि किसमें चलती है? इत्र में। किसमें, कैसे चलती है? तो आप देखते हैं गुलाब को, गुलाब को टैंक में रखकर गर्म किया जाता है तो वो वाष्प बनती है, और वाष्प को जब ठंडा किया जाता है तो वह इत्र बनता है, परफ्यूम बनता है। इत्र को क्या कहते हैं? परफ्यूम। तो यह परफ्यूम बनाने की विधि आपको दिखाई देती है। अगला अगर आप देखेंगे तो प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन। तो प्रभाजी आसवन क्या है? तो प्रभाजी आसवन क्या है? आप ये समझिए कि हर पदार्थ का जो
क्वथनांक बिंदु है, बॉइलिंग पॉइंट है, गर्म करने के बाद वाष्प बनने की प्रक्रिया अलग अलग होता है। जैसे अगर आप जल को गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो गर्म हो जाता है, मगर जब आप नमक को गर्म करते हैं तो लगभग आपको टेम्परेचर चाहिए 700 से 1000 डिग्री टेम्परेचर। तो आप समझिए कि नमक गर्म कब होगा, नमक बॉइल कब होगा, 700 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जल कितने पर हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो क्वथनांक बिंदु क्या होता है, अलग अलग होता है। प्रभाजी आसवन क्या है कि अलग अलग तापमान पर आसवन की प्रक्रिया, अलग अलग तापमान पर आसवन की प्रक्रिया, इसे हम रिफाइनरी, तेल शोधशाला, तेल शोधन जो शाला होती है, रिफाइनरीज होती हैं, उसमें हम प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, तो प्रभाजी आसवन जो है वो फैक्टर डिस्टिलेशन है, मतलब अलग अलग टेम्परेचर पर। किस प्रकार से, आप समझिए, जब हम किसी टैंक में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल जो हम गर्म करते हैं वो क्या होता है बेटा, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। आप सुना होगा क्रूड ऑयल का रेट ये चल रहा है, ये बैरल चल रहा है, आपने सुना होगा। एक बैरल बराबर कितना लीटर होता है, तो एक बैरल एक्चुअली में क्या होता है, एक बैरल एक टैंक होता है, एक टैंक होता है जो भर के आता है। आप समझिए, एक बड़ा सा टैंक होता है जो भर के आता है, वो एक बैरल बोलते हैं। होता वो 156 लीटर है, कितना है, 156 लीटर, एक बैरल बराबर। तो एक बैरल आया, उस टैंक को हमने एक नए टैंक में क्या कर दिया, खोल दिया, मतलब डाल दिया उसके क्रूड ऑयल को, कच्चे तेल को। फिर हम उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे, हीट देंगे। तो हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब होता क्या है, तो समझिए, जब आप इसको गर्म करते हैं तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग पाइप निकले होते हैं। जैसे 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर अलग अलग पाइप निकले होते हैं, और अलग अलग पाइप पर अलग अलग वाष्प निकलती है। जब आप मान लीजिए 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर रहे हैं तो इससे निकलता है डीजल। जब आप 800 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो आपको निकलता है वाष्प के रूप में पेट्रोल। और आप जब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो आपको निकलता है एलपीजी, जो घरेलू गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो एलपीजी। तो आप समझिए, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग वाष्प निकलती है, जिसको ठंडा किया जाता है और अलग अलग इसमें से चीजें निकाली जाती हैं। जैसे 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर डीजल निकलेगा, 800 पर पेट्रोल और 1000 पर एलपीजी निकलेगा। तो यह क्या है, प्रभाजी आसवन, अलग अलग तापमान पर अलग अलग प्रक्रियाएं। उम्मीद है यह आपको समझ में आया होगा। पहला सेशन है, इंट्रोडक्टरी क्लास थी, मैंने आपको रसायन विज्ञान के विषय में समझाया, उसकी शाखाओं के विषय में समझाया, पदार्थ की प्रकृति के विषय में समझाया, पदार्थ के विषय में समझाया, पदार्थ किससे मिलकर बना होता है यह भी समझाया, उसकी अवस्थाएं और आविष्कार के विषय में समझाया, उसके बाद पदार्थ की अवस्थाएं और किस रूप में उसका परिवर्तन होता है यह भी समझाया। उम्मीद है पहला सेशन आपका अच्छा रहा होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। तो यदि अगर आपको यह कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।